हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम चला जिसमें हम मई 2021 के 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख रहे थे। वीडियो जो बनाया जा रहा है, जो करंट अफेयर हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हो, ध्यान में ये रखा गया कि आपके परीक्षा में कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए और आपका अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो। इस बात को ध्यान में रख के वीडियोस कंप्लीट किए गए हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि इनसे आपके कम से कम ज़्यादा नहीं, लगभग 70% प्रश्न मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप लोग वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं 1 से 2 बार, और ज़्यादा नहीं, कुछ भी कर रहे हो आप, उस समय आप चला के रख दीजिए। आपके कान में आवाज़ जानी चाहिए और सुनते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद होगा ही उसमें, ठीक है। तो आपके परीक्षा के लिए भाई महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करेंगे हम आज वाला वीडियो। देखेंगे कि संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 21 मई को हर साल मनाया जाता है भैया, विश्व स्तर पर। उद्देश्य क्या होता है कि दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना होता है। शांति तथा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर भी करना है। तो कौन एक स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है, फैक्ट के रूप में याद रखना भैया, 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 23 मई को मनाया जाता है भाई। याद रखना कि यह 2013 से शुरू हुआ है, 2013 से मनाया जा रहा भाई संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, जो कि 2013 से मनाया जा रहा है। 23 मई को हर साल मनाया जाता है ताकि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक ऐसी स्थिति, ये अब देखिए, ये तो दिवस मनाया गया, लेकिन क्या है ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में बच्चे के जन्म के दौरान कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करता है, ठीक है, कि इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला क्या होता है भाई, आपको पता हो गया कि ऐसी स्थिति है कि विकासशील देशों में बच्चे के जन्म के दौरान कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करता है। इसी के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है 2013 से लगातार, और 23 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। याद रखना, थीम है विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी टॉर्टॉइस रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन है। अमेरिकी टॉर्टॉइस एक रेस्क्यू है, मतलब अमेरिकी टॉर्टॉइस रेस्क्यू है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन भी है। इसके द्वारा यह मनाया जाता है 23 मई को। कौन सा? विश्व कछुआ दिवस। याद रखना, दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता भी। आगे है विश्व थायराइड दिवस। क्या है? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। WTD वर्ल्ड थायराइड डे। उद्देश्य क्या है? थायराइड के महत्व, थायराइड रोगों की रोकथाम, उपचार के बारे में जागरूक करना है। ओके, आगे है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है हर साल। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। तो ध्यान रखना, 3 कंडीशन है। एक तो वो उनके लिए जो पहुंच चुके हैं, एक वो जो अभी भी अपराध के शिकार हैं, और ये उनके लिए कि जिनकी तलाश अभी जारी है, ठीक है। 25 मई को व्यापक रूप से मनाया जाता है मिसिंग चिल्ड्रंस डे।
फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। याद रखना भाई। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है, वो भी दूसरे सोमवार को। और राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? हर महीना, हर साल, मतलब हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को। हालांकि भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस एक तो मनाया जाता है कि मार्च के दूसरे सोमवार को, लेकिन भारत में एक दूसरा राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भैया 24 मई को। इसे जो ये भारत में मनाया जा रहा है 24 मई को, उसको एम्पायर डे भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। 24 मई याद रखना, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व के जो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल कब हुआ था, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। बैसाख दिवस 2021 मनाया गया 26 मई को विश्व स्तर पर। ये बैसाख क्या है? पूर्णिमा का दिन है, दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है, ठीक है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। कौन मनाता है? UN। आगे है वर्ल्ड हंगर डे, हर साल 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है भाई। मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2011 के बाद से भी न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह जो है भूखमरी का समापन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 लक्ष्य हमारे निर्धारित किए 2030 तक समाप्त करने की, इसमें भी शामिल किया गया है भूखमरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 1987 के बाद से हर साल मनाया जाता है 28 मई को। 1987 के बाद से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क ने इस दिन का शुभारंभ किया। तो किसने किया भैया? लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क, साथ में प्रजनन अधिकारों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क, इन दोनों ने मिलकर इसका दिन की शुरुआत की है। 28 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई तक गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया। 25 से 31 मई के बीच में गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ। 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह के वार्षिक अनुपालन का आह्वान किया। 6 दिसंबर कब किया आह्वान? 6 दिसंबर 1999 को, याद रखना। चार्टर में एक गैर स्वशासित क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित। गैर स्वशासित क्षेत्र क्या होता है भाई? कि जिसके लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है, यही है गैर स्वशासित क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब? हर साल मनाया जाता है 29 मई को। यह दिन उन सभी पुरुषों महिलाओं की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर की व्यावसायिकता, समर्पण, साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी थी। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? कि नेपाली जो थे, नेपाल के रहने वाले तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के हैं एडमंड हिलेरी, इस दिन 1953 को, याद रखना, इसी दिन मतलब कब? 29 मई को ही तेनजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, इन दोनों ने मिलकर 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान थे। नेपाल ने 2008 में उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय, नेपाल ने क्या किया कि भैया उस दिन को 2008 में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था। 2008 में हिलेरी मरे थे, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। किसके द्वारा? विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सहयोग से आयोजित किया जाता है WGO के, ठीक है। इस बार विषय रही है ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक।
ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक इसका विषय रहा है इस बार का। ठीक है, आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को हर साल मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन कि 1961 में गैर लाभकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन की स्थापना हुई थी लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, लंदन में ही तो है। ये क्या है, इसकी स्थापना हुई 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेनेंसन द्वारा की गई थी। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के बाद, याद रखना, द प्रिजनर्स, द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नाम का जो लेख प्रकाशित हुआ उसके बाद किस संस्था की स्थापना हुई भैया, तो याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। याद रखना भाई इस बात को, ठीक है ना। 31 मई को क्या मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदार विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। इस वर्ष 2021 WNTD विषय है कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, तो याद रखना भाई ये सब कुछ मुख्य दिवस रहे हैं। आगे है रक्षा समाचार देख लेते हैं। रक्षा समाचार में कुछ इंपॉर्टेंट होगा। पहला है कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने चलाया भाई ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड क्या है, एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को, याद रखना 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। युद्धपोत कहाँ कहाँ है भाई, ये भी याद रख लेना, कोलकाता, कोच्चि, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलाश्वा, ऐरावत, ये युद्धपोत हैं। यही 7 हैं, कौन कौन से, कोलकाता है, कोच्चि है, तलवार है, तबर है, त्रिकंद है, जलाश्वा है और ऐरावत। इन 7 को उसमें तैनात किया गया। आगे है सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए, एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा, ऑपरेशन कोजीत ऑपरेशन कोजीत शुरू किया। क्या है, मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। तो एकीकृत रक्षा स्टाफ की डिप्टी चीफ कनेक्टर सशस्त्र बलों में 3 स्टार जनरल बनने वाली तीसरी महिला बन गई। याद रखना इसको कि वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा और एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय पहली और दूसरी हैं। तो याद रखना पहली दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में क्या किया, सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। भारतीय सेना ने ही शुरू किया, कहाँ पर, सिक्किम में। क्या शुरू किया, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने में लॉन्च किया गया। याद रखना प्लांट जो है वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। ये जो प्लांट होगा वो वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। संयंत्र की क्षमता जो है 56 kVA के बराबर है। याद रखना IIT मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ ये भी याद रखना, हमें मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। भारतीय सेना ने देश भर में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को संबोधित करने के लिए वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं के समन्वय में अधिक दक्षता लाने के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है। परीक्षण, सैन्य अस्पतालों में प्रवेश, महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के ये सब परिवहन के रूप में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, DRDO के द्वारा 2DG विकसित किया गया, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, क्या होगा कि कोरोना वायरस रोगियों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की गई। किसको, 2DG को। याद रखना इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की एक लैब ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर यह दवा विकसित की है। कौन कौन शामिल इसमें, इनमास,
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, दूसरा है DRDO और तीसरा है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद का है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर तैयार किया है 2DG। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने क्या किया? भारत और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने अपनी पारस्परिक सहयोग में सुधार पर लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर, कहाँ? दक्षिणी अरब सागर में कौन सा? पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज इंडोनेशिया और भारतीय नौसेना के बीच होता है। ठीक है, कहाँ हुआ इस बार? दक्षिणी अरब सागर में। ओके, याद रखना। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। ठीक है, आगे DRDO ने क्या किया है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम विकसित किया है। DRDO ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम विकसित किया जो चेस्ट एक्सरे में काम आएगा। कोविड-19 रोग की स्थिति का पता लगा सकता है। आत्मन नाम है इसका। आत्मन AI नाम के इस टूल को DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, DRDO का ही एक है कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा 5C नेटवर्क और HCG एकेडमिक्स के सहयोग से विकसित किया गया था। नाम है आत्मन AI। ठीक है, एक्सरे का उपयोग करने वाले कोविड संदिग्ध रोगियों का परीक्षण तेज, लागत प्रभावी और कुशल है। ठीक है, भारतीय नौसेनाओं ने क्या किया? मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसने? भारतीय नौसेना ने तैयार किया। दक्षिणी नौसेना कमान है, याद रखना। भारतीय नौसेना के डाइविंग स्कूल के इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार की। क्यों? क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। कौन? दक्षिणी नौसेना कमान। ठीक है, याद रखना भाई इस बात को। आगे चलते हैं। मई का करंट अफेयर है। ठीक है, याद रखना। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत, यह 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। अभी यह सेवा मुक्त हुआ है। कब हुआ? 21 मई को सेवा मुक्त हुआ। पहला विध्वंसक INS है राजपूत। 41 साल तक इसने अपनी सेवा दी है भाई, याद रखना। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया गया। INS राजपूत को रूस ने 61 कम्युनिस्ट शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल रूसी नाम क्या था? नादेजनी। तो याद रखना, पेपर में नादेजनी भी आ सकता है, INS राजपूत भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो याद रखना, रूस में तैयार किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर हैं आश्रिता V. ओलेटी। भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं। स्क्वाड्रन लीडर, क्या नाम? आश्रिता V. ओलेटी। और ये एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार भी होंगी। कर्नाटक की मूल निवासी हैं ये, कर्नाटक रहने वाली हैं। 83वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के विभाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। इन्होंने भारतीय तटरक्षक ऑफशोर पेट्रोल वेसल नाम है सजग को कमीशन किया, जिसका निर्माण कहाँ हुआ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण हुआ। नाम है सजग। क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। साइंस टेक में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसने क्या किया भाई? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस क्या किया? ने केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट लॉन्च किया। एटलस V रॉकेट किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। कहाँ से किया? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। एटलस V रॉकेट क्या है भाई? SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ले गया है। क्या ले गया है? SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट। क्या है? पूर्ण रूप स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, पूरा नाम है SBRIS का। ठीक है, इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र रक्षा वितरण के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। IIT रोपड़ ने क्या काम किया भाई? पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक श्मशान प्रणाली। क्या है?
पोर्टेबल है, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक श्मशान प्रणाली विकसित की है। किसने भाई? IIT रोपड़ ने। यह अपनी तरह की एक तकनीक जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है। यह विक स्टोव तकनीक पर आधारित है। याद रखना किस पे? विक स्टोव तकनीक पर। कार्टको कंपनी चीमा बायलर्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित किया गया है। कंपनी चीमा बायलर्स लिमिटेड के सहयोग से निर्मित भी भाई, ये भी याद रखना, IIT रोपड़ के द्वारा। ईरान ने क्या किया? सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर है, ईरान का सुपर कंप्यूटर है सीमोर्ग, ठीक है, ये भी याद रखना। जो अभी तक देश मतलब वहाँ पे ईरान में चल रहा था शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, उससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है ये सुपर कंप्यूटर। तेहरान के कहाँ पे तैयार किया गया? आमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा। आमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया सिमोर्ग को। याद रखना भाई, नाम है एक पौराणिक फिनिक्स है, जैसे पक्षी है, फिनिक्स पक्षी है कोई, उसका नाम है सिमुर्ग, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली। तो भारत पर भैया केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही कौन? रिलायंस ऑपरेटर, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है रिलायंस जियो, ये तो कर रही है ना। कंपनी जिन दो पनडुब्बी केबल प्रणालियों को तैनात करने की योजना बना रही है, वो भारत को कहाँ ले जाएंगे? एशिया प्रशांत बाजार कौन सा? सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, तथा अन्य को इटली और अफ्रीका से जोड़ देगी, ठीक है। नाम है क्या भाई? अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली, कौन? रिलायंस जियो, ठीक है, के द्वारा विकसित हो रही है। आगे देखते हैं। गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम कौन सा? न्यूज शोकेस, वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम है न्यूज शोकेस, गूगल का है, याद रखना, लॉन्च करने की घोषणा की भारत में गूगल करेगा। 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के समझौतों की सील कर दिया। वैश्विक मीडिया पर बिरादरी के बढ़ते दबाव के बीच प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों से उचित मूल्य विज्ञापन हिस्सेदारी की मांग करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ पाया है। क्या पाया भाई? वैज्ञानिकों ने पाया है कि शार्क पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग प्राकृतिक GPS के रूप में यात्रा को नेविगेट करने के लिए करती है। शार्क जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग प्राकृतिक GPS के रूप में यात्रा को नेविगेट करने के लिए करती है। शार्क उन्हें दुनिया के महासागरों में बड़ी दूरी तक ले जाती है। शार्क एक छोटी प्रजाति के साथ समुद्री प्रयोग लंबे समय से चली आ रही अटकलों की पुष्टि करते हैं कि शार्क चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग नेविगेशन के लिए सहायता के रूप में करती है, ठीक है। अन्य समुद्री जानवरों में जैसे समुद्री कछुओं में भी ये चीज देखी जा सकती है, जो कि इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया भाई। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। इससे पता चला कि अंतरिक्ष यान शुक्र पर से पता हुआ कि शुक्र के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था। यह लगभग 30 वर्षों में शुक्र के वातावरण का पहला प्रत्यक्ष माप था और यह शुक्र के अतीत से काफ़ी अलग दिखता भी है। तो याद रखना शुक्र के लिए है भाई, जहाँ पे रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया है नासा के द्वारा। एलॉन मस्क के स्वामित्व वाला SpaceX पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड नाम है DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए तैयार है। SpaceX है, ठीक है, वाणिज्यिक चंद्र पेलोड DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए तैयार, जिसका भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन के रूप में किया गया। इस उपग्रह का लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट पर 2022 की पहली तिमाही में करने के लिए निर्धारित किया गया। तो भैया फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। गूगल क्लाउड और SpaceX ने क्या किया है? स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से किसने इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? भाई नाम है गूगल क्लाउड और SpaceX ने किया है। गूगल इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा, जबकि स्पेसएक्स क्या करेगा? स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल लगाएगा। ओके, यह ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। यह सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत से पहले उपलब्ध हो जाएगी। ओके, चलिए एक और है, देख लें, कुछ ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, क्या किया? जलवायु परिवर्तन, आपदा न्यूनीकरण संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नामक एक नई प्रणाली, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला जैसी एक नई प्रणाली विकसित कर रही है। नाम है क्यों? जलवायु परिवर्तन, आपदा से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए, ठीक है। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के साथ भी साझेदारी की। इसरो, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर काम किया है, जो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रदान करेगा। वेधशाला के पहले मिशनों में से एक पथदर्शी के रूप में पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए निसार 2 रडार सिस्टम ले जाएगा। तो निसार का नाम याद रखना है। अरे नासा है और इसरो दोनों का नाम है भाई मिला के। आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया की है मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए कौन सा फेक बस्टर एक डिटेक्टर विकसित किया। फेक बस्टर क्या है? एक डिटेक्टर है। किसने विकसित किया? आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश विश्वविद्यालय ने। यह सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने, मजाक बनाने के लिए हेरफेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है भाई, याद रखना ये बात। मेघन मार्कल देख लेते हैं अभी, कौन है ये? 8 जून को द बेंच नामक पुस्तक जारी की। द बेंच किसकी है? तो मेघन मार्कल की है भैया, याद रखना। मेघन मार्कल की पुस्तक है, क्या नाम है? द बेंच। एक कविता प्रेरित है। उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर इलस्ट्रेशन वाली पुस्तक के रूप में शुरू हुई, ठीक है। कुल मिला के याद रखना है भैया, द बेंच किसकी किताब है? मेघन मार्कल की, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। अभिनेत्री कल्कि कोचलिन, इन्होंने एक किताब लिखी भाई, नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब किसकी किताब है? कल्कि कोचलिन की, ठीक है। कल्कि कोचलिन को अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक मूवी आई हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण भी थी मेरे ख्याल से, और रणबीर कपूर भी थे। वो शराबी हो गई, कौन सा गाना था उस वाली मूवी में, उसी में थी कल्कि कोचलिन है, ठीक है, याद रखना। नहीं पता हो तब बता रहे हैं, ये वाला गाना डालेंगे ना यूट्यूब पे तो उसमें देख लेंगे, कल्कि कोचलिन वही है। ओके, चलिए, तो भैया याद रखना, एलिफेंट इन द बॉम्ब कल्कि कोचलिन किताब है, याद रखना। यह क्या है? मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है। यह वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र है, याद रखना। किसके द्वारा? वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र है, और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित भी किया इसे, ठीक है, याद रखना किसकी किताब है। आगे देख लेते हैं, अगर उनको नहीं जानते तो आप वो गाना उस पर डाल देंगे, आ जाएगा। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार रहे हैं शकूर राथर की पहली पुस्तक है। शकूर राथर की पहली पुस्तक कौन सी है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, जो कि प्रेस ट्रस्ट इंडिया के पत्रकार रहे हैं। पुस्तक क्या है? स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित है, स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित हुई। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। तो विषय वस्तु क्या रही है ये भी ध्यान रखना है, किसने किया ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित है, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित है। नाम है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नाम है। का विमोचन हो 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सिंह मलिक हैं ने अपनी नई किताब में सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास में अंतर्दृष्टि को इसके रूप में जोड़ दिया, ठीक है। 22वां राज्य है भारत का 22वां राज्य है, याद रखना। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखना,
35वें शाह राज्य का दर्जा मिला। 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 22वें राज्य के रूप में सामने आया था। ठीक है, तो याद रखना किसने लिखा भाई, नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखा है। क्या, कौन सी किताब, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस। किसने प्रकाशित किया, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। अवतार सिंह भसीन ने एक किताब लिखी है, नाम है नेहरू तिब्बत चीन। नेहरू तिब्बत चीन किसकी है, अवतार सिंह भसीन की किताब है। वर्षों गहन अभिलेख की शोध पर आधारित पुस्तक है। आकर्षक विस्तार से पुस्तक यह 1949 से लेकर 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। ठीक है, याद रखना, युद्ध हुआ 62 का वो और उसके बाद की घटनाओं का। ओके, आगे है शिव शंकर मेनन, इन्होंने भी एक किताब लिखी होगी, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक किताब। नाम क्या है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट किताब है। किसने लिखी, शिवशंकर मेनन ने। वह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। याद रखना, शिवशंकर मेनन कौन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेश सचिव हैं। अपनी नवीनतम पुस्तक में भारत ने अतीत के कई भू राजनीतिक तूफानों का सामना कैसे किया, इसकी जानकारी इन्होंने इसी में दी रखी है। ठीक है, बॉलीवुड अदाकारा हैं, नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता ने पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, नाम क्या है किताब का, सच कहूं तो। सच कहूं तो किसने लिखा, नीना गुप्ता ने लिखा है, प्रकाशित किया था पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। दिल्ली के एक उद्यमी पर्वतारोही हैं, नाम है आदित्य गुप्ता। इन्होंने एक किताब लिखी, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की बिक्री में से कोविड-19 राहत के लिए क्या 1 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा। ठीक है, 250 पृष्ठों में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफी टेबल बुक आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी गई है भैया। ठीक है, याद रखना। विविध समाचार में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, इसका हो सकता है पूछ लिया जाए फुल फॉर्म क्या है, IDRBT क्या, तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है भैया। नाडी यही नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोड मैप और ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर क्या हुआ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया, किसने किया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 21 के अवसर पर ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों कहानी को सुनने में सक्षम करेगा। ठीक है भाई, याद रखना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया कब जाता है हर साल, तो है याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है भाई हर साल 18 मई को। मुंजाल परिवार के नेतृत्व वाले हीरो ग्रुप ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, क्या नाम है, हीरो विरेड किसने शुरू किया, हीरो ग्रुप ने लॉन्च किया। क्या है, शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी। इस नए एडटेक वेंचर के माध्यम से हीरो ग्रुप का लक्ष्य एडटेक स्पेस में प्रवेश करना है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है वो नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि हीरो ग्रुप ने हीरो विरेड प्रौद्योगिकी स्टार्टअप लॉन्च किया। ठीक है, श्रेणी 5 का एक चक्रवाती तूफान आया हुआ है। 26-27 मई के बीच में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आया हुआ था। श्रेणी 5 का था, ये भी याद रखना, श्रेणी 5 का है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आया। दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम रखा गया है यास। याद रखना, यास अम्फान की तरह घातक भी है हुआ। पिछले साल मई में बंगाल खाड़ी में भी बना था। ओमान द्वारा नाम दिया गया है, यास का नाम किसके द्वारा दिया गया, ओमान के द्वारा। ठीक है, एक चमेली जैसे पेड़ को संदर्भित करता है। यास एक चमेली के पेड़ को संदर्भित करता है। यास किसको संदर्भित कर रहा है, चमेली के पेड़ को। ठीक है, जिसमें अच्छी सुगंध होती है।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह छवियों का उपयोग करके पुष्टि की है कि अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया। याद रखना इसमें A67 नहीं A76 है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा टूटा गया हुआ हिमखंड है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आकार के आधा है, ये भी याद रखना। उंगली के आकार का हिमखंड रोन आइस शेल्फ से अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ भाई, रोन आइस शेल्फ से अलग हुआ। क्या है, विशाल बर्फ शेल्फ है जो 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखना भाई क्या है ये। छात्र संघ उपचुनाव के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मैकडॉलन कॉलेज के एक भारतीय मूल के मानव विज्ञान के छात्र को विजेता घोषित हुआ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी बाद वीडियो समाप्त कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फिर हम कल दूसरी वाली वीडियो। चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर है और 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। याद रखना। साल नवंबर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। चंबल क्षेत्र में है कूनो, याद रखना। ये भी पालपुर कूनो, ठीक है। चीता के लिए अनुकूल वातावरण भी है यहाँ पे, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ये देख लेते हैं, हांगकांग स्थित नाम है पर्वतारोही का नाम है भाई त्सांग यिन हंग। इन्होंने 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी। 26 घंटे पर में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया गया। 26 घंटे में इन्होंने चढ़ाई की है। त्सांग यिन हंग है जो कि हांगकांग की रहने वाली है। 44 वर्षीय है भाई। 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड के समय में 8886 मीटर माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिया, ठीक है। तो याद रखना इनका ये तीसरा प्रयास भी है, ये भी ध्यान रखना। 26 घंटे में पूरा किया भाई, ठीक है। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्षक निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। IBF का नाम हो गया IBDF, ठीक है। याद रखना, क्योंकि यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। IBDF। यूएई सरकार ने क्या किया है? बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया भाई। गोल्डन वीजा से किसको सम्मानित किया गया? संजय दत्त को। किसने किया? UAE ने। गोल्डन वीजा क्या है प्रणाली? एक उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है। 2019 में UAE ने लंबी अवधि के निवास वीजा के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, 2019 में ही ये वाली, ठीक है, जिससे विदेशियों को राष्ट्रीय प्रायोजक की आवश्यकता के बिना उनके व्यवसाय के 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने के में सक्षम बनाया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। माउंट नीरागोंगा यहाँ पर है। ये फट गया मतलब ज्वालामुखी फटी यहाँ पर, ठीक है। माउंट नीरागोंगा कहाँ है? रवांडा और युगांडा के साथ DRC की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों से एक है। तो रवांडा, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इनकी सीमा पर है माउंट नीरागोंग। तो याद रखना भैया, विरुगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। कौन सा? माउंट नीरागोंगा। कहाँ है? विरुगा नेशनल पार्क के अंदर में स्थित है, ठीक है। तो हमें लगता है कि अभी हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करें। कल हम निधन पे देखेंगे। निधन है, थोड़ा बहुत और होगा इसमें, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है। कल ये वीडियो समाप्त कर देंगे हम। फिर महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, ये सब देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री के रेटिंग्स की स्थापना कब हुई, ये वगैरह वगैरह देख लेंगे हम थोड़ा सा। इसी के साथ फिर अगली वीडियो कल मतलब फाइनल हो जाएगा, मतलब पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।